दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक आईपीएस अधिकारी आम आदमी के भेष में बिना सुरक्षा कर्मी के बिना वर्दी के सिर्फ एक साधारण ऑटो में बैठकर शहर के कानून व्यवस्था का जायजा लेने निकल पड़े तो क्या होगा। लेकिन जब वही आईपीएस साहब रास्ते में कुछ पुलिस वालों के हेठे चढ़ गए, फिर जो हुआ उसने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिला दिया बल्कि पूरा शहर स्तब्ध रह गया। यह वह कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सिस्टम में बैठे लोग कभी कभी खुद सिस्टम के शिकार कैसे बन जाते हैं। अगर आप इस कहानी में रुचि रखते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी सच्ची और रूहंपा देने वाली कहानियां हम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शहर की सड़कें सुबह के हल्के उजाले में कुछ कुछ भीगी सी थीं। रात की बारिश ने धूल को धो दिया था और अब एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। लोगों की भीड़ धीरे धीरे सड़कों पर उतरने लगी थी। सब्जी वाले अपने ठेले खींच रहे थे, दूध वाले साइकिल पर टंकी बांधकर गलियों में उतर चुके थे, और ऑफिस जाने वालों के चेहरों पर रोजमर्रा की चिंता लौट चुकी थी। इसी भीड़ के बीच एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, एक साधारण पेंट शर्ट और सिर पर पुरानी टोपी लगाए, एक ऑटो में बैठकर चौक की तरफ जा रहा था। कोई उसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह कोई खास आदमी है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई, उसकी शांत मुद्रा और हर चीज को बारीकी से देखने का अंदाज बता रहा था कि वह कोई आम नागरिक नहीं है। दरअसल वह व्यक्ति था आईपीएस विवेक राघव, वर्तमान शहर के एसएसपी। आज उन्होंने अपना पूरा रूप रंग बदलकर शहर के विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण करने की योजना बनाई थी। कोई फॉर्मल कार नहीं, कोई स्कॉट नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं। सिर्फ एक साधारण आदमी जैसा रहकर यह जानने निकले थे कि उनके शहर में कानून की असली स्थिति क्या है और जमीन पर पुलिस कैसे व्यवहार कर रही है। ऑटो वाला नरेश, जो सुबह सुबह ऑटो लेकर निकला था, उस व्यक्ति को देख हैरान भी था और थोड़ा घबराया भी, क्योंकि आमतौर पर इतने तड़के कोई अधिकारी वर्ग का आदमी सादा कपड़े में नहीं निकलता। लेकिन विवेक राघव ने चुपचाप सीट पर बैठते हुए कहा था, सीधा चौक चलो, वहां से घंटा घर जाना है। ऑटो गड़गड़ाता हुआ गलियों से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचा और थोड़ी ही देर में चौक के नजदीक एक बैरिकेडिंग के पास पहुंचा, जहां सुबह सुबह चेकिंग चल रही थी। 3-4 पुलिस वाले एक तरफ खड़े थे, दो अन्य आगे पीछे से गाड़ियों को रोककर जांच कर रहे थे। जैसे ही ऑटो वहां पहुंचा, एक पुलिस वाला लाठी से ठक ठक करता हुआ सामने आया और बिना कुछ पूछे ही झलाते हुए बोला, किधर जा रहे हो? उन्हें ऑटो वाले दिखाई नहीं देता, रोड बंद है। नरेश ने जल्दी से कहा, साहब चौक जाना है, ग्राहक बैठा है। पुलिस वाला आंखें तरेड़ते हुए झांका और विवेक राघव को ऊपर नीचे देखा। कौन है तू, कहां जा रहा है? आईडी दिखा, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। विवेक ने शांति से जेब से एक पुराना पर्स निकाला और उसमें से एक आधार कार्ड जैसा कुछ दिखाया। पुलिस वाले ने बिना ध्यान दिए दिए उसे फेंकते हुए कहा, यह नहीं चलेगा, नीचे उतर तलाशी लेनी पड़ेगी। विवेक चुपचाप नीचे उतर आया। जैसे ही वह नीचे आया, दूसरा पुलिस वाला चिल्ला पड़ा, बड़ा बन रहा है, ये साला कहीं से आया और भेष बदल कर घूम रहा है, हो सकता है चोर हो। तीसरा पुलिस वाला लपक कर उसके कंधे से पकड़कर उसे एक तरफ खींचते हुए ले गया। तब तक आसपास के दुकानों के लोग यह तमाशा देखने लग गए थे। विवेक बार बार विनम्रता से कह रहा था, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जरा इज्जत से बात करें, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। लेकिन पुलिस वाले और उखड़ गए। एक ने थप्पड़ की मुद्रा में हाथ उठाया, इज्जत सिखा रहा है, साले चोर की तरह घूमेगा और इज्जत की बात करेगा। फिर उसे जबरदस्ती पकड़कर एक कोने में ले जाकर दीवार के पास खड़ा कर दिया गया। ओनाटो वाला नरेश थर थर कांप रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, साहब ये कोई बड़ा आदमी लगता है, ऐसे मत कीजिए। यह सुनते ही पुलिस वाला उस पर चिल्ला पड़ा, अब तू सिखाएगा, तू भी साथ में ले चल। और नरेश को भी पकड़कर बगल में बैठा दिया गया। विवेक ने शांत स्वर में कहा, देखिए मेरा नाम विवेक राघव है। लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। पुलिस वाले ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नाम बताने से कुछ नहीं होता, थाने ले चलो, वहां सब पता चलेगा। एक सिपाही ने अपने वायरलेस पर संदेश दिया, संभावित संदिग्ध को पकड़ा गया है, थाना भेज रहे हैं। विवेक की आंखों में अब भी कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी निगाहों में वह आग जरूर जलने लगी थी जो तब उठती है जब कोई व्यवस्था का सेवक खुद व्यवस्था की शिकार बन जाए। थोड़ी ही देर में एक जीप आई और विवेक राघव को उसमें बिठा लिया गया। पुलिस वालों ने उसे पीछे की सीट में धक्का देकर बिठाया और खुद आगे बैठकर चल दिए। ऑटो वाले नरेश को वहीं छोड़ दिया गया। रास्ते भर सिपाही बात करते रहे, आजकल चोर भी कितना स्मार्ट हो गए हैं, देखो कैसे अधिकारी की तरह एक्टिंग कर रहा था। दूसरे ने हंसते हुए कहा, थाने पहुंचते ही सब पता चल जाएगा। थाने पहुंचते ही उसे एक कुर्सी पर बैठने को नहीं कहा गया, बल्कि सीधे हवालात की ओर ले जाने की कोशिश की गई।
लेकिन जैसे ही थाने के अंदर इंस्पेक्टर ने उस पर नजर डाली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर रमेश यादव, जो वर्षों से पुलिस सेवा में था, एक ही नजर में पहचान गया कि यह आदमी कोई आम नागरिक नहीं बल्कि आईपीएस विवेक राघव है। वह तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया और सलामी ठोकते हुए बोला, सर आप यहां कैसे? यह सुनते ही बाकी पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस आदमी को उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले धक्के देकर जीप में डाला था, जो चुपचाप सब सहता रहा, वह खुद जिले का एसएसपी निकला। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब पहचान में आया। जब सड़क पर थे तब कोई इंसान नहीं दिखा। मैं जानता था कि सुल्हार ऊपर से नहीं नीचे से होना चाहिए, इसलिए खुद आकर देखा। थाने का माहौल अचानक जैसे बर्फ सा हो गया। हर कोई सन्न था। इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, माफ कीजिए सर। विवेक ने उसका वाक्य बीच में ही काटते हुए कहा, माफी से पहले सस्पेंशन लेटर तैयार कीजिए। इन सभी को, जिन जिन ने सड़क पर बदसलूकी की, तुरंत निलंबित किया जाए और यह आदेश अभी इसी वक्त प्रेस को जारी किया जाए। इतना कहते ही उन्होंने अपना वायरलेस निकाला और कंट्रोल रूम को निर्देश दिया, सभी थाना प्रभारियों को तत्काल बुलाया जाए। एसएसपी ऑफिस में एक विशेष बैठक होगी। इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, अब मुझे एक गिलास पानी दीजिए और एक फाइल निकालिए जिसमें पिछले 1 महीने की सड़कों की चेकिंग की रिपोर्ट है। इंस्पेक्टर दौड़ पड़ा। बाकी पुलिस वाले अब तक चुपचाप खड़े थे। कुछ की आंखों से पसीना बह रहा था, कुछ कांप रहे थे। सड़क पर जो हुआ वह किसी भी आम जनता के साथ हो सकता था, और यही दिखाने के लिए विवेक राघव खुद सड़क पर उतरे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही यह खबर मीडिया को लगी, शहर में टहलका मच गया। एसएसपी बने आम आदमी पुलिस ने की बदसलूकी। यह खबर हर चैनल पर चलने लगी। लोगों में आक्रोश था, लेकिन कुछ लोगों को यह भी लगा कि शायद अब व्यवस्था में बदलाव संभव है। थाने के बाहर पत्रकारों की भीड़ लग गई थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या एसएसपी साहब ने वाकई भेष बदलकर निरीक्षण किया? और जवाब में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, हाँ। लेकिन आगे क्या होगा? क्या उन पुलिस वालों को माफ कर दिया जाएगा या उन पर कड़ी कार्यवाही होगी? क्या यह एक नई प्रणाली की शुरुआत होगी या फिर सब कुछ धीरे धीरे दबा दिया जाएगा? जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। थाने के बाहर मीडिया का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। कैमरे, माइक, दड़दड़ाते सवाल और एसएसपी विवेक राघव की साहसी कार्यवाही की खबरें पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थीं। आम नागरिकों के बीच एक नई उम्मीद जाग उठी थी कि अब शायद वाकई व्यवस्था बदलने वाली है। लेकिन थाने के भीतर का दृश्य कुछ और था। वहां पर सन्नाटा था और चेहरे पर पसरा भय था। पुलिसकर्मियों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और मन में दहशत कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। इंस्पेक्टर रमेश यादव सिर झुकाए एसएसपी के सामने खड़ा था। सर, हमें माफ कर दीजिए, वो पहचान में नहीं आए। विवेक ने कड़क स्वर में कहा, पहचान में नहीं आए इसलिए इज्जत छीन लेंगे। यही सिखाया गया है पुलिस की ट्रेनिंग में। यही व्यवहार जनता के साथ होता है। आज मैं था, कल कोई गरीब मजदूर होगा। क्या तब भी यूं ही पीटोगे, गालियां दोगे? थरथराते इंस्पेक्टर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विवेक की तीखी नजरों ने उसे रोक दिया। इस थाने के 4 कांस्टेबल जो चौराहे पर ड्यूटी में थे, सुरेश, दीपक, लक्ष्मण और इरशाद, इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही इन पर विभागीय जांच बिठाई जाती है। और रमेश यादव, आप भी इस लापरवाही के लिए दोषी हैं। आपको चार्ज छोड़ना होगा। आज शाम तक नया इंस्पेक्टर नियुक्त होगा। इंस्पेक्टर की आंखें भर आईं, लेकिन विवेक का चेहरा कठोर बना रहा। वह जानता था कि अगर वह आज नरमी दिखा देगा तो नीचे के लोग कल फिर वही गलती दोहराएंगे। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया डीजीपी कार्यालय से। राघव, तुमने जो किया वो साहसिक है, लेकिन अब पूरे राज्य में बात फैल चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय भी पूछताछ कर रहा है। तुम्हें शाम तक पूरी रिपोर्ट भेजनी होगी। जी सर, विवेक ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर उन्होंने थाने के एक छोटे कमरे में बैठकर कंप्यूटर मंगवाया और खुद रिपोर्ट तैयार करने लगे। मीडिया से बातचीत टालने के लिए उन्होंने पीआरओ को भेजा और कहा, बस एक वाक्य कहना है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या आईपीएस। थोड़ी ही देर में जिला मजिस्ट्रेट और एएसपी सिटी भी थाने पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने अंदर आते ही विवेक को सैल्यूट किया और धीरे से पूछा, सर, अब आगे क्या निर्देश है? विवेक ने कहा, अभी से पूरे जिले में सादा कपड़ों में जांच अभियान शुरू किया जाए। हर थाना क्षेत्र में एक अधिकारी सिविल ड्रेस में निरीक्षण करेगा और भी थाने में यदि अभद्रता या गैर कानूनी वर्तन का मामला सामने आए तो सीधे निलंबन। यह बात सुनते ही दोनों अधिकारियों ने अपने अपने मोबाइल से मैसेज भेजना शुरू कर दिया। ऑन ऑर्डर पूरे जिले में फैल गया था।
अब सिस्टम खुद पर नजर रखने लगा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चेहरा अब भी विवेक की आंखों के सामने घूम रहा था। ऑनेटो वाला नरेश, उस गरीब लड़के ने सड़क पर साहस दिखाया था। वह ना बोलता तो शायद विवेक को थाने लाते वक्त और भी दुर्व्यवहार होता। विवेक ने तुरंत एक सिपाही लगी थी। कहीं किसी रेडियो से कोई पुराना गाना बज रहा था, तो कहीं मां अपने बच्चे को गोद में लेकर झपकी सी ले रही थी। इन्हीं अंधेरे कोनों में से एक थी शहर का बदनाम इलाका नायक टोला। यह इलाका न सिर्फ गरीबों की बस्ती के नाम से जाना जाता था, बल्कि नशे, अपराध और पुलिस की मिलीभगत की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहता था। यही इलाका अब विवेक राघव का अगला निशाना था। लेकिन इस बार उन्होंने कोई ऑन्टो या वाहन नहीं लिया। इस बार वह एक पुराने गंदे धोती कुर्ते में कंधे पर मटमैला झोला लटकाए पैदल ही झुग्गियों की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में बेबसी की झलक थी, जैसे वह भी खुद कहीं से पलायन करके यहां काम की तलाश में आया मजदूर हो। उनका नाम इस बार रामू था। कम से कम उनके इस भेष में यही नाम फिट बैठता था। रास्ते में उन्होंने एक चाय की दुकान पर रुककर चुपचाप बैठकर चाय पी। वहां बैठे कुछ लोग नशे में धुत होकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, जिनमें से एक बोला, साले थानेदार से सेटिंग हो गई, अब तो रोज का धंधा चला जाएगा। दूसरा बोला, नई खेप आने वाली है साहब, गांजा और ब्राउन शुगर, दोनों दाम भी अच्छा मिलेगा। विवेक का मन अंदर से उबल गया, लेकिन चेहरा एकदम शांत। उन्होंने ध्यान से देखा। इनमें से एक युवक शायद 17-18 साल का ही था, जिसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। विवेक जान गया कि ये लड़के खुद नशे के शिकार हैं और कोई बड़ा इन्हें मोहरा बनाकर खेल रहा है। वह चाय खत्म कर झोपड़ियों की ओर बढ़ा। कुछ ही दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रात का खाना बन रहा था। उसने जाकर आवाज दी, भाई थोड़ा बैठ सकते हैं क्या? बाहर बहुत ठंड है। एक अधेड़ उम्र की महिला ने देखा और कहा, आ जाइए। लेकिन हम गरीब हैं, बाबूजी कुछ दे नहीं सकते। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, रात काटने भर को जगह मिल जाए बहुत है। महिला ने खाट का एक कोना दिखा दिया। विवेक बैठ गया। झोपड़ी के अंदर 4 बच्चे थे। एक बीमार पड़ा था। पूछने पर महिला ने बताया, मेरे पति ईंट भट्टे में काम करते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते पुलिस वाले सब मजदूरों को उठा ले गए थे कि वह नकली सामान बेचते हैं। अब कोई सुनने वाला नहीं। विवेक ने उसका नाम पूछा तो महिला बोली, मेरा नाम कमला है। यह सुनकर विवेक ने जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला और लिखा, कमला देवी, पति हरिराम, मजदूर, गलत तरीके से हिरासत में। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। पुलिस आई है, सब अपना अपना ठेला समेटो। यह आवाज जैसे बिजली की तरह दौड़ गई पूरे मोहल्ले में। विवेक भी बाहर निकला। देखा 4 पुलिस वाले डंडा लिए एक एक दुकान बंद करवा रहे थे। कोई पूछता तो थप्पड़ मिलता। एक छोटा लड़का भागने की कोशिश में गिर पड़ा तो सिपाही ने उसकी पीठ पर डंडा जड़ दिया। विवेक दौड़कर उसे उठाने गया, लेकिन पुलिस वाले ने उसे भी धक्का दे दिया। ओए, तू क्या नेता है इनका? भाग यहां से। विवेक कुछ नहीं बोला, बस बच्चे को उठाकर खड़ा किया और उसकी मां के पास पहुंचा दिया। सिपाही ने गुर्राते हुए कहा, देखो साले कितने बेखौफ हो गए हैं, अब सड़क छाप भी बहादुरी दिखा रहे हैं। वो पलटा और विवेक को जोर से धक्का देने ही वाला था कि तभी अचानक गली के एक कोने से एक युवक चिल्लाया, अरे साले, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है? सबका ध्यान उधर गया। वह युवक था सूरज, जो कि विवेक का एक खास खुफिया आदमी था, जो भेष बदलकर इसी बस्ती में महीनों से रह रहा था। पुलिस वाले थक गए। सूरज ने पास आकर धीरे से विवेक के कान में कहा, सर, यही वह इलाका है जहां नशे की खेप छुपा कर रखी गई है और थाने का इंस्पेक्टर खुद इसमें शामिल है। विवेक ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया, पक्का करो। सूरज चला गया। इधर पुलिस वालों ने अब तक विवेक को गरीब ही समझा, लेकिन उनके व्यवहार से थोड़ी देर बाद उनमें बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मोहल्ले में फिर अफरा तफरी मच गई जब थाने का इंस्पेक्टर बलदेव खुद अपनी जीप में आया। उसकी आंखें छड़ी हुई थी। वो शायद नशे में था। आते ही चिल्लाया, कहां है वो मजदूर जो पुलिस से बहस कर रहा था? विवेक सामने आया। बलदेव ने बिना कुछ बोले उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा, साले, यहां कोई कानून नहीं, मेरा इलाका है यह। वो इतना कह ही रहा था कि पीछे से अचानक दर्जनों पुलिसकर्मी थाने की जीपों से उतरने लगे। हर कोई एकदम व्यवस्थित, सख्त अनुशासन में, और जीप के आगे आगे आई एक काली स्कॉर्पियो, जिसमें से निकले खुद एसएसपी विवेक राघव। अब मोहल्ले में सन्नाटा। बलदेव की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा, जिसे वह अभी थप्पड़ मार चुका था, वही आदमी अब वर्दी पहनकर सामने खड़ा है। पूरा इलाका अवाक।
विवेक ने धीरे से टोपी पहनी, कमर सीधी की और गूंज की आवाज में कहा, इंस्पेक्टर बलदेव, आप निलंबित हैं और तुरंत हिरासत में लिए जाएं। बाकी पुलिस वाले एकदम घबराए हुए खड़े थे। कुछ ने तो खुद ही अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था ताकि कोई यह ना कह सके कि वह पक्षपाती हैं। विवेक ने सूरज को इशारा किया। वह आगे बढ़ा और एक झोपड़ी के अंदर से 2 बोरे बाहर खींच लाया, जिनमें पैकिंग की हुई ब्राउन शुगर और गांजा भरा था। बलदेव अब भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विवेक ने कहा, यह नशा नहीं, ये शहर के बच्चों की जिंदगी है और तुम इसे बेचते रहे ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके। शर्मानी चाहिए तुम्हें। कुछ पत्रकार भी पीछे पीछे पहुंच चुके थे। कैमरे चालू हो गए। एक पत्रकार ने माइक सामने कर पूछा, सर, आपने खुद इतना बड़ा रिस्क लिया, आपको डर नहीं लगा? विवेक ने देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे डर तब लगेगा जब मैं वर्दी में रहकर भी अपने लोगों की हिफाजत ना कर सकूं। आज जो देखा वह सिर्फ शुरुआत है। हर थाने, हर गली की सच्चाई सामने लानी होगी और उसके लिए मैं फिर से सादा कपड़ों में निकलूंगा। अगले ही दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आया, आईपीएस विवेक राघव को उनके विशेष अभियान के लिए राज्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन विवेक जानता था कि उसकी लड़ाई अब सम्मान की नहीं, व्यवस्था की थी। अगले कदम के लिए उसने एक नई योजना बनाई। अब वह जाएगा सरकारी अस्पतालों में, मरीज बनकर वहां की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करना अगला लक्ष्य होगा। क्या विवेक राघव वहां भी ऐसे ही भेद खोल पाएगा? जानने के लिए कहिए। सुबह के 6 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर अब भी नींद पसरी हुई थी, लेकिन एक सरकारी अस्पताल का गेट धीरे धीरे खुल रहा था। वही पुरानी दीवारें, जंग खाए लोहे के खंभे और भीड़ का धीरे धीरे बढ़ता अक्स। यह सरकारी अस्पताल अपने बदइंतजामी और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था। मरीजों को यहां स्ट्रेचर नसीब नहीं होते, दवाइयां बाहर से मंगवाई जाती और कई बार ड्यूटी डॉक्टर गायब होते। पिछले कुछ महीनों से एसएसटी विवेक राघव तक ऐसी तमाम शिकायतें पहुंच रही थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन और मेडिकल विभाग की मिलीभगत के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। आज विवेक राघव ने तय किया कि वह खुद ही मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती होगा और उस सड़ांत को भीतर से देखेगा जो ऊपर से सफेद कोट के पीछे छुपी होती है। वह सुबह से ही अपना भेष बदल चुका था। गंदा कुर्ता, फटी हुई चादर, एक हाथ में पट्टी बंधी, दूसरे में झोला जिसमें पुरानी जांच रिपोर्ट रखी थी जो उसकी टीम ने तैयार की थी। चेहरे पर थकावट और लाचारी का भाव। वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा और बेंच पर बैठ गया। उसके साथ एक और सहयोगी था जो उसे भाई कहकर आवाज लगा रहा था, कहां दर्द हो रहा है भैया? चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं। रिसेप्शन पर बैठा क्लर्क मोबाइल में मस्त था। मरीजों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन वह टिकट काटने के बजाय पबजी खेल रहा था। विवेक का साथी सामने जाकर धीरे से बोला, भैया, इन्हें बहुत दर्द है, जल्दी पर्ची बनवा दीजिए। क्लर्क ने बिना ऊपर देखे कहा, पर्ची बनेगी 100 रुपये में, वरना बैठो लाइन में। विवेक के साथी ने पूछा, सरकारी अस्पताल में 100 रुपये क्यों? क्लर्क झल्लाया, सिस्टम ऐसा ही है, मुफ्त में इलाज कराना है तो घंटों बैठो, वरना उधर प्राइवेट विंग है, जाओ वहां। विवेक ने चुपचाप 100 रुपये दिए और पर्ची ले ली। पर्ची पर नाम था रामेश्वर, उम्र 42, पता झुग्गी बस्ती, पेशी हाथ में दर्द। वह अब एक आम गरीब मजदूर था जो सरकारी इलाज की आस में यहां आया था। डॉक्टर के पास पहुंचे तो देखा एक लंबी कतार लगी थी, लेकिन अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। डॉक्टर साहब 3 स्टाफ के साथ चाय और नमकीन खा रहे थे और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हें दवा के नमूने समझा रहा था। लगभग आधा घंटा खड़े रहने के बाद जैसे ही नंबर आया, विवेक भीतर गया। डॉक्टर ने एक नजर देखा और बोला, ओह, फ्रैक्चर है, लगता है एक्सरे कराओ बाहर से, और दवा भी यहीं से नहीं मिलेगी, मेडिकल स्टोर से लो। विवेक ने पूछा, सर, अस्पताल में दवा नहीं मिलेगी क्या? डॉक्टर ने कहा, यहां दवा नहीं आती बेटा, सरकार भेजती है लेकिन स्टोर में नहीं रहती, बाहर जाओ, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। विवेक ने कुछ नहीं कहा। वह एक्सरे विभाग की ओर बढ़ा। वहां की मशीनें 10 साल पुरानी थीं और टेक्नीशियन बोला, बिना फॉर्म के नहीं होगा। विवेक ने पर्ची दिखाई तो उसने घूर कर देखा, फिर धीमे से बोला, चलो बनाते हैं, लेकिन चाय पानी देना पड़ेगा। विवेक ने 500 का नोट निकाला जो उसने पहले ही इस मौके के लिए रखा था। मशीन के पास ले जाकर उसने देखा कि प्लेट तक जंग खाई हुई है। इसी से जांच करते हो? उसने पूछा। टेक्नीशियन बोला, हम क्या करें साहब, हमें पैसे नहीं मिलते, मशीनें नहीं बदलती, शिकायत करो ऊपर। तभी वहां एक लड़का रोते हुए आया। उसकी बहन की हालत बहुत खराब थी। उसने कहा, प्लीज इमरजेंसी में देख लो, सांस नहीं ले पा रही।
टेक्नीशियन ने कहा, लाइन से आओ और पहले पर्ची बनवाओ। लड़का बोला, वो मर जाएगी भैया, जल्दी देखो। लेकिन कोई नहीं हिला। विवेक के भीतर कुछ जलने लगा। उसने धीरे से लड़के से कहा, तुम जाकर मेरी झोपड़ी से मोबाइल ले आओ, मैं अब भी कुछ करता हूं। लड़का दौड़ गया। अब विवेक अस्पताल के मुख्य भवन की तरफ बढ़ा, जहां प्रशासनिक अधिकारी बैठते थे। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपनी कुर्सी पर बैठा किसी बड़े व्यापारी से बात कर रहा था। बाहर लाइन लगी थी शिकायतकर्ताओं की, लेकिन वह एक एक को टाल रहा था। तभी विवेक की जेब से वॉकी टॉकी निकला और उसने सीधे अपने पीआरओ को कोड शब्द में मैसेज भेजा, ऑपरेशन जीवन अब खुला। तुरंत 15 मिनट में पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। एसएसपी ऑफिस से अधिकारियों की टीम, कुछ गुप्तचर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट छापा मारने की स्थिति में अस्पताल में घुसने लगे। डॉक्टर, नर्स, क्लर्क, टेक्नीशियन सबके होश उड़ गए थे जब एक क्षण में ही रामेश्वर नाम का वह मजदूर अपनी असली वर्दी में सबके सामने खड़ा हो गया। मैं आईपीएस विवेक राघव हूं और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। डिपार्टमेंट का हर सदस्य सख्त में था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तो घुटनों से जान चली गई थी। विवेक ने कहा, आज से यह अस्पताल एक आपातकालीन निरीक्षण में रहेगा। हर विभाग की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद स्टोर की जांच हुई। दवाइयां जो मरीजों को नहीं दी गई थीं, वह पीछे के कमरों में गत्तों में बंद मिली। स्टाफ द्वारा घोटाला करके बाहर बेचने का पूरा खेल पकड़ा गया। डॉक्टरों के चैम्बर से महंगे गिफ्ट पैक, कैश और कई निजी मेडिकल स्टोर के वाउचर बरामद हुए। रिसेप्शन से 17 फर्जी पर्चियां मिली, जो बगैर किसी मरीज के सिर्फ क्लर्क की कमाई के लिए बनाई गई थी। विवेक ने तुरंत सीएम ऑफिस को रिपोर्ट भेजी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। क्लर्क और टेक्नीशियन को निलंबित किया गया और उन पर क्रिमिनल मामला दर्ज किया गया। लड़का जो अपनी बहन के लिए रो रहा था, उसे प्राथमिक इलाज के बाद दूसरे सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी बहन की जान बचा ली गई। उसके माता पिता ने विवेक राघव को गले लगाकर रोते हुए धन्यवाद दिया। अगले दिन अखबार में खबर छपी, एसआईएसपी अस्पताल में मरीज बनकर पहुंचे खुली बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। जनता में आशा की लहर दौड़ गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई अधिकारी खुद फटी चादर ओढ़कर मरीज बनकर अस्पताल जाएगा। अब तक प्रशासनिक सेवाओं को दूर की दुनिया समझा जाने वाला वर्ग अब जनता के बीच उतर चुका था। लेकिन यह अंत नहीं था। विवेक राघव जानता था कि उसकी इस लड़ाई की अगली कड़ी और कठिन होगी। अगला मिशन तय हो चुका था। शहर के सबसे बड़े विद्यालय में छात्र बनकर दाखिला लेना और देखना कि शिक्षा व्यवस्था किस दलदल में है। क्या वह एक छात्र की तरह स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे? क्या वहां भी भ्रष्टाचार और भेदभाव मिलेगा? आईपीएस संदीप मिश्रा को जैसे ही इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिली, उन्होंने अपने मन में कुछ ठान लिया। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि विभाग के कुछ अधिकारी जनसेवा की भावना से नहीं, बल्कि सत्ता के मध्य में चूर होकर जनता के साथ बर्बरता कर रहे हैं। ये वही पुलिस वाले थे जिन्हें जनता की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु ये तो स्वयं अत्याचारियों की सूची में खड़े हो गए थे। संदीप ने उसी रात आईजी ऑफिस में एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने एडीजी, डीआईजी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बुलाया। उन्होंने उस बैठक में किसी भी तरह की औपचारिकता को दरकिनार करते हुए अपने मोबाइल पर वह वीडियो चला दिया जिसमें वे स्वयं सादे कपड़ों में थे, और कैसे कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपमानित करते हुए जबरदस्ती ओवेटो से उतारा, उन्हें थप्पड़ मारा, गालियां दी और अंततः हिरासत में भी ले लिया। वीडियो के अंत में उन्होंने अपनी पहचान बताई और उस समय की पुलिस की हालत जैसे किसी भूत को देख ली हो, वही सब वीडियो में कैद था। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों के चेहरों पर गहरी चिंता और शर्म की लकीरें खींच गई थीं। कोई भी नजर मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था। संदीप ने कहा, यह घटना अगर किसी आम नागरिक के साथ होती तो क्या उस व्यक्ति को न्याय मिलता? क्या आप में से कोई इस वीडियो के आरोपियों को बचाने की हिमाकत करेगा? सभी ने एक स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं सर। संदीप बोले, तो फिर सुनिए, कल सुबह 9 बजे तक इन सभी दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के आदेश भी जारी किए जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात है हमारे सिस्टम की हामियां। हमें केवल सजा नहीं देनी है, सुधार भी करना है। अगले ही दिन शहर के अखबारों की हेडलाइन थी, आईपीएस संदीप मिश्रा ने किया
सच्चाई का खुलासा। सादी वर्दी में ऑन्टो से किया निरीक्षण। खुद बने पुलिस अत्याचार का शिकार। पूरा शहर हदप्रभ था। मीडिया घरानों ने संदीप को जनपक्षधर अधिकारी घोषित कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें रियल हीरो और जनता का सच्चा सेवक कहने लगे। कुछ चैनलों ने तो उनकी तुलना 90 के दशक की फिल्मी पुलिस वालों से भी कर दी। शाम को संदीप ने अपने ऑफिस में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, पुलिस का पहला काम जनता की सेवा है, शासन का नहीं। मैं केवल दिखावे के लिए नहीं, व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठा हूं। हम सभी को आत्मावलोकन करना होगा। आज मैं था, कल आप होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल में एक अलग सी गंभीरता आ गई थी। उसी शाम संदीप ने एक और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने जिले भर के थानों में होने वाली जन शिकायतों की प्रक्रिया में सुधार हेतु जनवाणी पोर्टल नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसमें किसी भी व्यक्ति की शिकायत सीधे डीएसपी स्तर के अधिकारी तक जाती और 72 घंटे के भीतर उसका निपटारा होता। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती थी, जिससे ना तो कोई बहाना बचता था और ना ही कोई देरी। इसके अलावा संदीप ने एक और कदम उठाया। अब हर थाने में हफ्ते में 2 दिन जन सुनवाई दिवस आयोजित किया जाता, जिसमें संबंधित थाना प्रभारी को हर हाल में मौजूद रहना होता और शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाता। इन दोनों निर्णयों से जनता को सीधा लाभ मिलना शुरू हुआ। एक सप्ताह के भीतर ही लगभग 800 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं और उनमें से 600 से अधिक का समाधान भी हो गया। इन घटनाओं से पुलिस विभाग के भीतर भी हलचल मच गई थी। कई अधिकारी संदीप के इस व्यवहार को साहसी बता रहे थे, लेकिन कुछ गुप्त रूप से उनके खिलाफ वातावरण बना रहे थे। वो संदीप को शो ऑफ और फिल्मी पुलिस का तमगा देने लगे थे, परंतु संदीप को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका ध्यान केवल एक बात पर केंद्रित था, जनता के विश्वास को जीतना। एक दिन संदीप ने तय किया कि वह शहर के सबसे बदनाम थाने में स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे। वह थाना जहां सबसे अधिक शिकायतें आई थी, कोतवाली थाना। उन्होंने पूर्व सूचना के बिना सीधे वहां दाह धमके। थाना परिसर में घुसते ही उन्होंने देखा कि परिसर में गंदगी फैली है। एक पीड़िता शिकायत लेकर घंटों से बैठी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक व्यक्ति को बिना किसी प्राथमिकी के 2 दिनों से लॉकअप में रखा गया है। यह सब देखकर संदीप आग बबूला हो गए। उन्होंने तत्काल वहां के प्रभारी को निलंबित कर दिया। साथ ही उस पीड़िता की शिकायत को स्वयं अपने सामने दर्ज करवाया। उन्होंने लॉकअप में बंद व्यक्ति की मेडिकल जांच कराई और उसे तुरंत रिहा करवाया। संदीप ने पूरे थाने का निरीक्षण किया और लगभग 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे। उन्होंने थाने में कार्यरत हर पुलिसकर्मी को बुलाकर एक एक से बात की, यह जानने के लिए कि वे किस मानसिकता से काम करते हैं। उन्होंने सभी को एक बात स्पष्ट कही, या तो सेवा भाव रखिए या फिर नौकरी छोड़ दीजिए। मैं आपकी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कोतवाली थाने की स्थिति, वहां की कार्यप्रणाली, रिपोर्ट कीपिंग और लोक व्यवहार के स्तर की समीक्षा की गई। संदीप ने उस रिपोर्ट को आईजी ऑफिस को भेजते हुए लिखा, यह केवल एक थाना नहीं, पूरे सिस्टम की बुनियादी खामी का प्रतीक है। हमें इसे सुधारना ही होगा। इस रिपोर्ट के बाद राज्य स्तर पर भी हलचल मच गई। संदीप के साहसिक निर्णयों को देखते हुए उन्हें चिटशीट ने एक विशेष सुधार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य के पुलिस थानों में सेवा सुधार लागू कराना था। अब संदीप को केवल एक जिले तक नहीं, पूरे राज्य में बदलाव लाने का दायित्व सौंपा गया था। लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ गई थीं। कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो पुराने ढर्रे पर काम करते थे, उन्हें अब संदीप पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि संदीप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं और विभाग की गोपनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे उनके खिलाफ कुछ गुप्त षड्यंत्र भी रचे जाने लगे। फर्जी शिकायतें, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और झूठे आरोप लगाना शुरू हो गया। एक दिन किसी ने उनके खिलाफ महिला उत्मूड़न की फर्जी शिकायत भी दर्ज करवा दी, जिसे एक मीडिया हाउस ने सनसनीखेज तरीके से चलाया। यह संदीप के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और जब जांच हुई तो पता चला कि शिकायतकर्ता एक पुलिस वाले की बहन थी, जिसे संदीप ने पहले निलंबित किया था। मामला शांत हो गया, लेकिन इस घटना ने संदीप को आंतरिक रूप से झकझोर दिया। वे अब समझ चुके थे कि व्यवस्था से लड़ना केवल बाहरी संघर्ष नहीं होता, भीतर से भी वार होते हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को और अधिक अनुशासित, सशक्त और स्पष्ट बना लिया। वह जानते थे कि जो सत्य होता है वही अंततः विजय होता है, और उन्होंने अपने काम से यह सिद्ध भी किया।
अगले दिन की सुबह धुंधली थी, लेकिन शहर की हलचल अपने पूरे रंग में थी। ट्रैफिक की आवाजें, रिक्शों की घंटियां, ठेले वालों की पुकार और स्कूल जाते बच्चों की चहचहाट से शहर जीवंत हो उठा था। इसी बीच एक बार फिर उसी सादे भेष में बिना किसी सुरक्षा घेरा और तामझाम के आईपीएस अजय राठौर ने पुराने फटे खद्दर कुर्ते और लूज पैंट में अपने चेहरे पर हल्का सा रुमाल बांध लिया ताकि कोई पहचान ना सके। उसकी आंखों में आज एक अलग सा आत्मविश्वास था, जैसे वो कुछ बड़ा करने जा रहा हो। आज वह अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी टीम के विश्वसनीय इंटेलिजेंस अधिकारी, कुछ सादे कपड़ों में कैमरा ऑपरेटर और एक मोबाइल वैन भी थी जो थोड़ी दूरी पर उनकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रही थी। वे सीधे शहर के उस थाने की ओर बढ़े जहां पिछले दिनों उनकी बेइज्जती हुई थी। वहां के दरोगा की हरकतों की रिपोर्ट उन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अजय चाहता था कि जनता खुद सच्चाई देखे और यह बदलाव जनभावना से हो। जब वह थाने के पास पहुंचे तो वहीं दरोगा सिंह सड़क किनारे खड़ा धुएं के छल्ले उड़ाता दिखाई दिया। अजय ने एक भिखारी का अभिनय करते हुए उसे लंगड़ाकर भीख मांगी। दरोगा ने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गाली बकते हुए कहा, साले हर जगह यही नाटक करते हो, निकल यहां से वरना फिर से लाठी चखनी पड़ेगी। अजय जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें कैमरे की ओर इशारा कर रही थीं, जो सामने पान के दुकान से यह दृश्य रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही दरोगा ने लाठी उठाई, अजय ने जेब से अपना आईडी कार्ड निकालकर हवा में लहराया। दरोगा सिंह, एक बार फिर पहचानने की कोशिश कर, तुझे किस पर हाथ उठाने का मन कर रहा है। दरोगा के होश उड़ गए। उसने अचकचा कार्ड को घूरा, फिर हाथ पीछे कर ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, अजय ने सीटी बजा दी और थोड़ी ही देर में मोबाइल वैन से पूरी टीम उतर आई। कैमरे, रिपोर्टर, सीनियर अधिकारी और एक महिला मजिस्ट्रेट भी वहां पहुंच चुकी थी। पास खड़ी भीड़ अब जमा हो चुकी थी। दरोगा सिंह की लाज अब सरेआम थी। इस दरोगा ने न सिर्फ एक आम नागरिक को सड़क पर पीटा, बल्कि एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी की, और यह कोई पहली बार नहीं है। अजय ने माइक्रोफोन लेकर कहा, इसकी शिकायतें पहले भी आई हैं। आज हम लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए इसे सबके सामने ला रहे हैं ताकि ऐसे अधिकारियों की पहचान हो सके जो पुलिस की छवि को बदनाम कर रहे हैं। दरोगा के चेहरे से रंग उड़ चुका था। अब वह घटनाओं के बल गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अजय का चेहरा सख्त था। यह माफी अब जनता से मांग। अजय ने कहा, इस शहर के हर नागरिक को तुझसे डर लगता है। अब तुझे वही डर जीना होगा जो एक गरीब रिक्शे वाले को, एक फुटपाथ पर सोते मजदूर को, एक फुटकर दुकान चलाने वाले को होता है जब तू अपनी वर्दी का रब दिखाकर उसे डराता है। अजय के आदेश पर दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उसी समय उसे गाड़ी में बैठाकर थाने के अंदर ले जाया गया। पूरे घटनाक्रम को शहर के हर बड़े टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया गया। अजय राठौर का यह कदम पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। युवा वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, यहां तक कि सिनेमा और साहित्य से जुड़े लोग भी अजय के इस फैसले की तारीफ करने लगे। पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा के लिए होती है, रब और अत्याचार के लिए नहीं। अजय ने एक प्रेस मीटिंग में कहा, हम हर थाने, हर चौकी पर ऐसे कैमरे लगवाएंगे जो जनता की निगरानी भी करेंगे और अधिकारियों की भी। अगले कुछ हफ्तों में अजय ने सिस्टम में सुधार की दिशा में कई ठोस कदम उठाए। भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करके उन्हें हटाया गया, ईमानदार पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया और हर थाने में जन सुनवाई चौपाल का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें आम जनता अपने अनुभवों को खुलकर कह सकती थी। जनता ने खुलकर अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि अब उन्हें लगता है कि पुलिस उनके मित्र हैं। कई गरीब बच्चों ने कहा कि अब पुलिस उन्हें मिठाई देती है, डराती नहीं। सबसे खास बात यह हुई कि उसी थाने के एक पुराने सिपाही राम आश्रय यादव ने एक दिन अजय राठौर के सामने रोते हुए कहा कि साहब, 22 साल की नौकरी में पहली बार गर्व हुआ कि मैं पुलिस में हूं। अजय मुस्कुराए। उन्होंने राम आश्रय की पीठ थपथपाई और कहा, बस यही चाहिए देश को, ऐसे पुलिस वाले जो डर पैदा ना करें, भरोसा पैदा करें। धीरे धीरे अजय राठौर का यह मॉडल पूरे जिले में फैलने लगा। अन्य जिले भी उनके कदमों का अनुसरण करने लगे। शासन स्तर पर भी उनकी कार्यशैली पर चर्चा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उनकी तारीफ करते हुए कहा, यही असली आईपीएस है जो सड़कों पर जनता के साथ खड़ा होता है, न कि सिर्फ फाइलों में आदेश जारी करता है। लेकिन अजय की कहानी सिर्फ व्यवस्था सुधार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने युवाओं के लिए जन प्रहरी नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें कॉलेज छात्रों को ट्रेनिंग देकर उन्हें यातायात, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवा में सहायक बनाया जाता था।
ये कदम न केवल पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करता था, बल्कि युवाओं में जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करता था। एक दिन जब अजय एक स्कूल में जन प्रहरी कार्यक्रम के तहत छात्रों से मिल रहे थे, तभी एक नन्हा बच्चा उनके पास आकर बोला, अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके जैसा आईपीएस बनूंगा, लेकिन डराने वाला नहीं, बचाने वाला। अजय की आंखें भर आई। उन्होंने उस बच्चे को गले से लगा लिया। इस एक घटना ने उनके हृदय को छू लिया। उन्हें यकीन हो चला था कि जो भी जिन्होंने बोए हैं वो अब अंकुरित हो रहे हैं। अब बदलाव सिर्फ आदेश से नहीं, दिल से हो रहा है। शहर की फिजा बदल रही थी। लोगों के मन में पुलिस के लिए आदर पनपने लगा था, डर नहीं। अब जब किसी चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी दिखता तो लोग मुस्कुराकर उसका अभिवादन करते, बच्चे उसके टोपी छूकर हंसते और महिलाएं बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज कराती। अजय राठौर अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वे एक आंदोलन बन चुके थे। एक ऐसा आंदोलन जो व्यवस्था में मानवता और संवेदना की लौ जलाए हुए था। कहानी समाप्त होती है उस दृश्य पर जब एक रात अजय बिना किसी औपचारिकता के उसी पुराने ऑटो वाले के पास जाकर बैठते हैं जो पहले दिन उन्हें स्टेशन के पास मिला था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो भाई, आज फिर शहर दिखाओ, लेकिन इस बार एक ऐसे शहर की झलक जिसमें पुलिस का डर नहीं, भरोसा हो। ऑटो वाला भी मुस्कुराता है। ऑटो स्टार्ट करता है और शहर की गलियों में उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, एक नए भरोसे की, एक नई व्यवस्था की और एक नई सुबह की ओर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद।